आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर अहम खबर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। रमजान में भी पाकिस्तान की नापाक फायरिंग जारी। जम्मू के अरनिया और आरसपुरा में 6 लोग जख्मी। अखनूर में 8 महीने के बच्चे की मौत। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को लेकर सिक्योरिटी एहलकारों की हिकमत अमली में होगा बदलाव। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी एहलकारों का नया मंत्र, कैच देम अलाइव। कठुआ स्वाभिमान रैली में लाल सिंह के भाई ने दी सीएम महबूबा मुफ्ती को गालियां। दर्ज हुई एफआईआर। वजीर आला महबूबा मुफ्ती की यौम विलादत आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी मुबारकबाद। और जम्मू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को लेकर दाखिल की गई आरटीआई में हासिल हुई दिलचस्प जानकारी। किताब लेकर जमा न करवाने वालों की लिस्ट में वाइस चांसलर और सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हजरात भी शामिल। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में रात भर फायरिंग हुई। पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी इलाकों को निशाना बनाते हुए गोले बरसाए। हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान की नापाक गोलीबारी का जवाब दे रही है। निश्चय वो निंदनीय भी है, अमानविक भी है, और जहां तक सरकार का संबंध है पूरी तरह से उनकी देखरेख, उनकी सहायता और उनके परिवार का सहयोग करने की पूरी चेष्टा भी करेगी। जो जान चली गई उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, परंतु जितना कुछ भी हो सकता है वो पूरी विनम्रता के साथ करने का प्रयास किया जाएगा। पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान अब स्नाइपर से मकामी लोगों पर गोलियां दाग रहा है। अखनूर के कैरी बट्टल में पीर को पाकिस्तान ने एक 8 महीने के मासूम को गोली मार दी। बच्चे की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और लोग पीएम से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की अब मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मासूम को नापाक पाक ने स्नाइपर से निशाना बनाया है और अब पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब देने का वक्त आ गया है। ये कोई रात के कोई 11 बजे बच्चा अपनी मम्मी के साथ सोया था और हमारे को आवाज़ तो आई नहीं इधर। जो बच्चा एकदम जो जोर से वो रोने लगा ना, फिर हमने से सोचा बच्चा रो रहा, पानी कि क्या हो रहा क्या नहीं। फिर हमने देखा उसको जो आगे पीछे पूरा कपड़ा जो है ना वो खून से भरा था। फिर हमने ये भी से सोचा पानी क्या गोली का, हमारे को पता नहीं पड़ा गोली लगी ना गया। फिर जो आसपास और भी थे वो उसने देखा, उसने बोला पता नहीं क्या हो गया। फिर जब बाद में देखा गोली लगी, वो पाकिस्तान से गोली आई, गोली लगी तो। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को लेकर सिक्योरिटी एहलकारों की हिकमत अमली में बदलाव देखने को मिलेगा। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी एहलकारों का नया मंत्र, कैच देम अलाइव, यानी उन्हें जिंदा पकड़ो होगा। सिक्योरिटी एहलकारों की इस बदली हिकमत अमली का मकसद दहशतगर्द तंजीमों में शामिल होने वाले नए लोगों पर नजर रखना और उन्हें वापस उनके घर वालों के पास लौटने के लिए समझाना भी है। हिंदुस्तान ने भले ही रमजान के महीने में सीज फायर का ऐलान किया हो, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल फायरिंग हो रही है। गुज़िश्ता रात फिर जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा, अरनिया और रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी की गई। सरहद पार से अरनिया सेक्टर और सांबा जिला के गांव को निशाना बनाकर मोर्टार दागे गए। इसके बावजूद वजीर दिफा निर्मला सीतारमन ने सीज फायर के फैसले को सही ठहराया है। वजीर दिफा ने कहा है कि सीज फायर को लेकर वजीर दाखिला ने जो भी फैसला लिया है हम सब उसके साथ हैं। Policy, even as it was stated, has very clearly laid out. वजीर दिफा ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से अमन की किसी भी पहल को हिंदुस्तान पूरी संजीदगी से लेगा। Any comment on wanting peace will definitely be taken seriously. पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी हाल ही में हिंदुस्तान से पुरअमन रिश्तों की वकालत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पाकिस्तान ने वादी को दहलाने की नापाक साजिश रची है। खुफिया एजेंसीज के हवाले से खबर है कि आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद को जम्मू कश्मीर में बड़े हमले करने को कहा है और साथ ही आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद से कश्मीर में अपनी तंजीम को मजबूत करने को कहा है। खुफिया एजेंसीज के मुताबिक आईएसआई को लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसी दहशतगर्दाना तंजीमों के बजाय जैश ए मोहम्मद पर ज्यादा यकीन है। अब तक जैश ए मोहम्मद ज्यादातर एलओसी के आसपास ही हमले करता रहा है, लेकिन नए इंटरसेप्ट के मुताबिक आईएसआई चाहता है कि जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद बड़े हमले करे। कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि पाक मकबूजा कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के लिए एक नया ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, जिसमें जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यही नहीं, इनमें तहरीक तालिबान के मिलिटेंट्स को भी देखा गया है। आईएसआई पाकिस्तान की जेलों में बंद तालिबानी दहशतगर्दों को इस शर्त पर रिहा कर रहा है कि वो जम्मू कश्मीर में जाएं और हमले करें। आज वजीर आला महबूबा मुफ्ती की सालगिरह है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके यौम विलादत की मुबारकबाद दी। उन्होंने वजीर आला की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की भी दुआ की। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने आरएसपुरा का दौरा कर उन कुनबों से मुलाकात कर तज्जियात का इजहार किया जिनके अफराद खाना पाकिस्तानी फौज की जारियत का शिकार होकर जान बहक हो गए थे। महलूकीन के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए 1 लाख रुपए की इमदादी रकम दी गई। ये रकम सूबाई इंतजामिया की जानिब से मिलने वाले एक्स ग्रेशिया के से अलहदा था। साथ ही साथ वजीर आला ने जम्मू इंतजामिया को शेलिंग की वजह से मकानात को हुए नुकसानात पर एक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। सीजफायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की मजम्मत करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासत की आवाम पुरअमन जिंदगी गुजारना चाहती है। रमजान में सिक्योरिटी ऑपरेशंस को मुलतवी करने के फैसले से लोगों में उम्मीद पैदा हुई है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू दौरे के दौरान वजीर आला ने नगरोटा में बन रहे जम्मू जुक का भी दौरा कर कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिका महकमे और तामीरी एजेंसी के अफसरान से प्रोजेक्ट से मुताल्लिक छोटी छोटी तफसीलात भी दरियाफ्त की। वजीर आला ने अफसरान को मुतय्यना मुद्दत में काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। वजीर आजम के हमरा नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता और मकामी एमएलए देवेंद्र सिंह राणा भी मौजूद थे। श्रीनगर में वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत काम करने वाले लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल और परेशानियों को बेहद ध्यान से सुना। इस मौके पर ग्रुप ने वजीर आला के सामने मुख्तलिफ मुतालबात पेश किए। वजीर आला ने उनकी मांगों पर संजीदगी से गौर खौस करने की यकीन दहानी कराई। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए बेल्जियम के 2 सफीरों ने श्रीनगर में वजीर आला महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। रस्मी मुलाकात के दौरान सफीरों ने वादी के कुदरती मनाजिर, खूबसूरती और लोगों के हुस्न अखलाक की तारीफ की। खबरों के मुताबिक वजीर आला ने अवाम की फलाह बहबूद से मुताल्लिक हुकूमत की जानिब से की जा रही कोशिश से मेहमान सफीरों को इत्तला की। मरकजी वजीर मुमलकती डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू खित्ते के नाम पर सियासत करने वालों पर सख्त लानत की है। उधमपुर में एक इज्तिमा के खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में जम्मू में ऐसे ऐसे इदारे कायम किए गए हैं जिनका कश्मीर में कोई वजूद ही नहीं है। वजीर आजम और बीजेपी सदर के करीबी माने जाने वाले जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू के साथ नाइंसाफी का दावा करने वाले दरअसल जहनी परेशानी का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि इन 4 सालों में जम्मू को मरकजी और रियासती हुकूमत ने जितना दिया है उतना 70 सालों में नहीं मिला। बायोटेक पार्क, ज़रई स्कीम, पासपोर्ट ऑफिस, एमएफ रेडियो स्टेशन, इंजीनियरिंग कॉलेज का हवाला देते हुए उन्होंने पीएमओ में वजीर मुमलकती ने कहा कि सियासी मफाद के लिए सब कश्मीर खा गया की रट लगा रहे हैं।
वजीर आला महबूबा मुफ्ती के खिलाफ इंतहाई नाशाइस्ता और हतक आमेज लफ्ज का इस्तेमाल करने वाले राजेंद्र सिंह बिब्बी के खिलाफ हीरा नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साबिक वजीर और बीजेपी लीडर चौधरी लाल सिंह के भाई ने डोगरा स्वाभिमान रैली के दौरान खातून वजीर आला के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टीज ने बीजेपी लीडर के भाई के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला इसे नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए कहा कि रकीक अल्फाज इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीडीपी ने भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पार्टी तर्जुमान मोहम्मद रफी ने कहा है कि पार्टी इस मसले को बीजेपी क़यादत के सामने रखेगी। दूसरी तरफ वजीर आला ने ट्वीट कर कहा है कि इस तरह के बयानात से लोगों की जहनियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़ी प्यारी बड़ी प्यारी साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर सीएम महबूबा मुफ्ती के खिलाफ इस्तेमाल किए गए नाशाइस्ता अल्फाज की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की जबान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर पुलिस से अपील भी की है कि इस तरह की जबान का इस्तेमाल करने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर उन सभी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने साबिक वजीर लाल सिंह के भाई की नाशाइस्ता अल्फाज की मजम्मत की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और वहीं पूरे मामले पर पैंथर्स पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह ने साबिक वजीर और बीजेपी लीडर लाल सिंह के भाई का बचाव किया। उन्होंने कहा कि कई बार जज्बाती होने के बाद लोग इस तरह की बात कर जाते हैं। ये एक ही बार हुआ है, अगर ये दोबारा हो तो गलती मानी जाएगी। कभी कभार इंसान जो जज्बात में आकर गलत भाषा का प्रयोग भी कर देता है और उसमें ज़्यादा जो है डिबेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे में, इस एपिसोड में बार बार ऐसे ही नारे दिए गए और बहुत ही फिल्दी भाषा का प्रयोग किया गया, अब्यूजिव भाषा का प्रयोग किया गया। ये बात सही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा लगता है कि फॉर्मर मिनिस्टर का जो भाई है उसको बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए थे वो, और इतनी भीड़ शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि होगी। रसाना का जो मामला हुआ है कठुआ के अंदर, उसमें लोगों की जो भावनाएं हैं वो इस मुद्दे के साथ जुड़ी हुई हैं और लोग भारी तादाद में अक्सर आते हैं जब सीबीआई की बात होती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे राजन वैद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, ये देखा जा सकता है, हालांकि हम नाजरीन को नहीं सुनवा सकते कि किस तरह के नाजेबा और गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है महबूबा मुफ्ती को लेकर, और ऐसे में शर्मनाक बात यह भी है कि पैंथर्स पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह जो है वो उनका बचाव भी कर रहे हैं। क्या अब तक कोई भी कार्रवाई हुई है? जी मैं आपको बता दूं कि ये कुछ दिन पहले जब डोगरा स्वाभिमान रैली की गई हीरा नगर के अंदर चौधरी लाल सिंह की ओर से, तब उम्मीद नहीं रही होगी चौधरी लाल सिंह को भी के तकरीबन 70,000 से ज्यादा लोग वहां जुटे। तो जो लाल सिंह के भाई हैं, जिस तरह से हर्षदेव सिंह ने बोला कि उत्तेजित हो गए, और लगता है ऐसा है कि वीडियो देख के ज्यादा उत्तेजित हो गए और अपनी जो मर्यादा है वो भूल गए कहीं ना कहीं। ऐसा किसी भी जो है औरत के बारे में या खासकर वजीर आला है हमारी स्टेट की, इस तरह के शब्द जो इस्तेमाल किए, ये किसी मायने में इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये कोशिश थी कि लोगों की जो जन भावनाएं हैं उनको भड़काने की भी एक कोशिश थी उस वक्त, इसलिए उन्होंने इस तरह के शब्द जो है उनका प्रयोग किया।
लेकिन इसमें जो है डीजीपी जो एसपी वैद हैं उनका भी एक बयान आया कि ये जो इसके खिलाफ एफआईआर किया गया है जो लाल सिंह के भाई हैं, और इस तरह की जो भाषा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी महिला के खिलाफ की जाए। और जब वो महिला जम्मू कश्मीर की वजीर आला हो तो ये और भी ज्यादा संगीन बात हो जाती है, क्योंकि पब्लिक रैली के अंदर और लोगों को उत्तेजित किया गया और इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, ये कतई भी सही नहीं है। हालांकि जम्मू की कुछ पार्टियां हैं जिसमें पैंथर पार्टी भी है, उन्होंने बचाव किया है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से लोगों की संख्या को देखकर वो उत्तेजित हो गए और इस तरह की जो भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन हरदेव जी को ये समझना होगा कि वो भी जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रह चुके हैं और उनको भी पता है कि क्या एक मर्यादा होती है और एक कुर्सी की भी अपनी मर्यादा होती है, उसको नहीं लांघना चाहिए। इसको देखते हुए पुलिस ने इसमें एक्शन लिया है और ज्यादातर लोगों ने इसकी मुखालफत ही की है, क्योंकि जिस तरह से ये जो राजन ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की है, लेकिन पैंथर्स पार्टी भी वहां पर है, वजूद में है, और इस तरह की हिमायत करना कि आप भीड़ को देखकर इस तरह से आप एक्साइटेड हो जाएं कि आप ये भूल जाएं कि आप किसके लिए क्या कह रहे हैं। मुझे बताइए कि किन दफात के तहत मामला दर्ज किया गया है। देखिए, जो ये एब्यूसिव लैंग्वेज का जो इस्तेमाल होता है उसकी अपनी दो धाराएं होती हैं कानून के तहत, उसके तहत ही जो उनके खिलाफ जो है एफआईआर हुआ है और इसके बाद अब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि वीडियो सामने है और वीडियो वायरल हो चुका है। हर मोबाइल पे हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच चुका है, जो अपने आप में गलत बात है, क्योंकि जिस तरह से इस वीडियो को वायरल भी किया गया है वो भी अपने आप में एक संगीन जुर्म है और सभी चीजों को मद्देनजर रखते पुलिस को कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से एक लाल सिंह की ओर से एक मुहिम छेड़ी गई है रसाना केस में सीबीआई की मांग को लेकर, इसमें कोई संदेह राजन नहीं है। अब क्या आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी को जवाब देना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पार्टी से तो वो निकाले नहीं गए, सिर्फ उनका जो ओहदा था वही उनसे लिया गया है। उन्हीं के भाई जो हैं वो इस तरह की जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक स्टेट के हेड के लिए इस तरह के नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक औरत के लिए, एक स्टेट के लीडर के लिए आप इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करें जिसको सुन भी नहीं सकते आप, तो ऐसे में बीजेपी को भी जवाब देना मुश्किल हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लाल सिंह और उनके भाई इस तरह की भाषा के लिए जाने जाते हैं और इस तरह की भाषा कई बार उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन कभी उसका वीडियो सामने नहीं आया। इस दफा जो है उनके भाई का वीडियो सामने आया है, तो ये सवाल उठता है बीजेपी के ऊपर, क्या वो इसका बचाव करते हैं, क्या वो इस कार्रवाई के साथ हैं, क्योंकि बीजेपी का कोई भी लीडर इस पे अभी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि लाल सिंह खुद इस तरह के बयान आए हैं कि वो अपनी ही पार्टी की मुखालफत करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में लाल सिंह या तो एक थर्ड फ्रंट की तैयारी में है या उनके मन में है कि यह आने वाले जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है वो कठुआ डोडा सीट से वो शायद चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी कोशिश है कि एक जन समूह को भड़का के उत्तेजित करके अपने साथ एक सपोर्ट लाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में सियासी मफाद जो है जाहिर सी बात है, और लगातार कोशिशें यही हैं लाल सिंह की, और अब उनके भाई जो हैं वो सामने आए हैं और महबूबा मुफ्ती के लिए इस तरह की गंदी जबान का उन्होंने इस्तेमाल किया है। बहुत शुक्रिया राजन आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लाइब्रेरी से किताबें इशू कराकर सिर्फ तलबा ही किताबें नहीं जमा कराते, बल्कि वाइस चांसलर, सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हजरात को भी लाइब्रेरी की किताबें जमा कराना याद नहीं रहता। इस हवाले से जम्मू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को लेकर दाखिल की गई आरटीआई में कुछ दिलचस्प और हैरान करने वाली जानकारी हासिल हुई है। कुछ किताबें तो उन लोगों के नाम इशू हैं जो दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। किताबों के हवाले से एक पुराना मकूला है जो बेशतर इलाकों में काफी राइज है। कहा जाता है कि किताबें खरीदने के बजाय मांग कर पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। हालांकि तालीम याफ्ता तबके को इससे मुस्तस्ना रखा जा सकता है। किताबों के शौकीन और इससे दिलचस्पी रखने वाले मांग कर किताब तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो इसे वापस भी कर देते हैं। लेकिन जब आप जम्मू यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपको कुछ हैरान करने वाली बातें पता चलेंगी। यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी में जदीद व कदीम उलूम की कई नादार किताबें दस्तयाब हैं। इनमें से कुछ किताबें बरसों से साबिक शेखुल जामिया और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के नाम इश्यू हैं।
जो आज तक जमा नहीं की गई। जिन लोगों के नाम किताबें इशू हैं, उनमें से कुछ तो अब दूसरी दुनिया में भी पहुंच चुके हैं। बड़ी हैरानगी की बात हुई कि ये पता चला कि कुछ 6 पूर्व वीसी, जिनमें से अभी कुछ जो है स्वर्गवास भी उनका हो चुका है, उन्होंने भी किताबें जो यूनिवर्सिटी से लेकर वापस नहीं दी थी। तो ये इखलाकियत की बात है कि जब आप वीसी हैं, सबसे बड़ा ओहदा जो यूनिवर्सिटी में होता है, कि आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे कि आप बुक लेकर जो है डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ने भी जो बुक्स वापस नहीं थी, उसमें बड़े बड़े और भी थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, डिव काम थे, उस टाइम के पुराने सेक्रेटरीज थे, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन थे, बड़े अहम लोग भी थे। कुछ हमारे जो है लेजिस्लेचर भी थे जो इस दुनिया में शायद नहीं है। तो बड़े बड़े लोगों ने यूनिवर्सिटी से किताबें वापस नहीं दी। जब ये मैटर टेकअप किया गया यूनिवर्सिटी से, तो ये हैरानगी की बात ये पता चली कि यूनिवर्सिटी ने उन लोगों की जो मेंबरशिप है, लाइब्रेरी की एक मेंबरशिप होती है, ना ही वो टर्मिनेट की और ना ही सस्पेंड की। लाइब्रेरी कानून के मुताबिक बुक डिफॉल्टर की मेंबरशिप खत्म कर दी जाती है, जुर्माना भी आयद किया जाता है। लेकिन जिनके नाम किताबें इश्यू हैं, उन पर कार्रवाई करना आसान नहीं। हालांकि ये किताबें सरकारी कामकाज के लिए मंगाई गई हैं। यही वजह है कि कुछ किताबें महकमों के नाम पर एंट्री हैं। बहरहाल यूनिवर्सिटी इंतजामिया अब इन किताबों की वापसी की कोशिश कर रहा है। किसी ने बजट तैयार करना है, किसी ने एजुकेशन पॉलिसी तैयार करनी है, किसी ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार करनी है, उसको हम किताब भेज रहे हैं। तो रिकॉर्ड तो है कि उस दफ्तर में हमने किताब दे दी और उसके अगेंस्ट सिग्नेचर किसी के हुए नहीं, क्योंकि लेने वाला बाहर यहाँ तो आया नहीं है, ऑफिशियल पर्पस के लिए वो किताब गई है। तो इस तरह की किताबें जो है मिसप्लेस जरूर हुई हैं, वो वापस नहीं आई हैं। और जब हमने ये रिकॉर्ड देखा तो कई लोग अब इस दुनिया में हैं भी नहीं है। इनमें से बास किताबें मुसाबकती इम्तिहानात के लिए बेहद कारआमद हैं। इनकी अदम दस्तयाबी से तलबा को खासी दिक्कत हो रही है। तलबा का कहना है कि किताबों की वापसी को यकीनी बनाने के साथ ही बुक डिफॉल्टर्स पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जो लोअर ग्राउंड लेवल पे जो स्टूडेंट है सर, उसको वो मटेरियल नहीं मिलता है। सर, उन बच्चों के लिए यहाँ पे या तो वो स्टफ़ जो है मल्टीपल बुक्स होनी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे उनको मिलना चाहिए ये स्टफ़, ताकि वो बच्चे भी उस क्वालिटी को, उस एजुकेशन को अवेल कर सकें, ताकि वो बच्चे भी उस लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे उन पे भी उसी तरह से एक्शन होना चाहिए जिस तरह से एक आम स्टूडेंट पे होता है। क्योंकि मैं अपनी ही बात करूँगा, मैंने एक बुक ली थी, उसकी प्राइस वैल्यू मतलब उससे एक्सटीड कर गई है जो फाइन यूनिवर्सिटी ने एक स्टूडेंट के ऊपर लगाया। तो उसी तरह के फाइन चार्जेस या उसी तरह का कुछ भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स या हमारे जो वीसी साहब जो भी हैं जिन्होंने बुक्स ली हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी खाता जो है ये बच्चों की फीस वगैरह से चलता है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक जम्मू यूनिवर्सिटी के कुतुबखाने में मुख्तलिफ उलूम व फन की 4.25 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। मजीद किताबों की खरीदारी पर लाइब्रेरी लाखों रुपए खर्च कर रहा है। समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से ये उम्मीद होती है कि वो समाज में एक नई मिसाल पैदा करेंगे और नई दिशा देंगे, लेकिन यही लोग जब दिशा भटक जाते हैं तो समाज में एक गलत पैगाम जाना लाजमी हो जाता है। वही जम्मू यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में देखने को मिला है। ऐसे में जम्मू यूनिवर्सिटी को समय रहते सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि ज़रूरतमंद बच्चों को सही समय पर सही किताबें मुहैया हो सकें। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। महंगाई के लिए सरकारें भले ही जिम्मेदार हों, लेकिन अगर सरकारी इदारे चाहें तो आप महंगाई की मार से बच सकते हैं। उसकी ताजा मिसाल है महकमा हॉर्टिकल्चर की एक पहल। जम्मू के लोग इन दिनों टमाटर की थैलियां ले लेकर महकमा हॉर्टिकल्चर का रुख कर रहे हैं। महकमा मामूली से खर्चे पर इनके टमाटर को टमाटर प्यूरे में बदलकर इन्हें लौटा देते हैं। इससे लोगों को एक साथ कई फायदे पहुंचते हैं। एक तो महकमा हॉर्टिकल्चर से मिलने वाले प्यूरे की क्वालिटी अव्वल दर्जे की होती है, और दूसरी, जब टमाटर बाजार में महंगे हो जाते हैं तब वो टमाटर प्यूरे का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन पर टमाटर की महंगाई का खास असर नहीं पड़ता। तो उसके लिए टमाटो पूरी बना के लोग यहाँ से ले जाते हैं और महकमा जो है उनसे सिर्फ हैंडलिंग चार्जेस लेता है 2-4 रुपये के हिसाब से, और उसके अलावा जो गैस का खर्चा है या कोई कंटेनर अपना नहीं है, जैसे बॉटल वगैरह में उसकी हम पैकिंग करके देते हैं, वो अगर उनके पास नहीं है तो वो भी यहाँ से लेके जाते हैं। मैं टमाटर प्यूरी खाने की वजह ये है कि मतलब बाज़ार में आकर टमाटर प्यूरी तो बहुत महंगी आती है। इस सीज़न में जब मई और जून का जब महीना आता है, इसमें टमाटर ऑलरेडी सस्ते होते हैं, 4 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये केजी भी मिलते हैं। इसलिए हम
इन दिनों में टमाटर प्यूरी इसलिए बनाते हैं कि ताकि जब टमाटर महंगा हो, आगे जैसे जुलाई के अगस्त सितंबर के महीने में टमाटर बहुत महंगा होता है, ताकि हम उस वक्त ये टमाटर जो प्यूरी तैयार की हुई है वो हम उस वक्त इस्तेमाल कर सकें। चलो आंवला लाते हैं, कई बार आंवला बहुत मार्केट में मिल जाता है, चलो आंवला का अचार बना लेते हैं, आंवला पिकल हो जाता है, चिल्ली पिकल है, मतलब प्यूरी जैसे अब चल रहा है प्यूरी का। अब इस पर टमाटर सस्ता है, लेकिन आगे कोई महीने के बाद टमाटर हो जाएगा 70 रुपये 75 रुपये के जी। अब ये पैक होगा तो अपने घर में आप अच्छी तरह कर सकते हैं। उधमपुर के ओमड़ा मोड इलाके में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल ओमड़ा मोड के पास मदन लाल नाम के शख्स के घर में आग अचानक से लग गई। आग की जद में आकर घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके के लोगों की माने तो खबर मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया, जिससे आग फैल नहीं सकी। तो हम टाइम रहते यहाँ पर पहुँच गए। एक बड़ा हादसा जो बना था वो टल गया। तो इसके साथ में और भी घर हैं, यहाँ पर पूरा मोहल्ला है ये। तो अभी हमारा ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है। अब उसके बाद ही पता चलेगा कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर। क्या कारण था, कैसे आग लगी है? ये अब लूज वायरिंग के कारण भी हो सकता है। बांदीपुरा के डीडीसी खुर्शीद अहमद सानाई ने साल 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान बैंकों की कारकर्दगी के रिव्यू के लिए जिला सतही DILRC की मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में बांदीपुरा के MLA उस्मान मजीद भी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान बैंकों की जानिब से जानकारी दी गई कि बांदीपुरा में तकरीबन 486 से 76 करोड़ की 486.76 करोड़ की रकम DCP यानी कि डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान के तहत दी गई। उसमें 308.73 करोड़ रुपए प्रायोरिटी सेक्टर और 177.93 करोड़ रुपए नॉन प्रायोरिटी सेक्टर के तहत दिए गए। मीटिंग के दौरान जानकारी दी गई कि रकम का 81% हिस्सा यानी कि तकरीबन 394.15 करोड़ रुपए अकेले JNK के बैंक की जानिब से अदा की गए। सबसे बड़ी बात, आज यहाँ हमारे RBI के भी बंदा बैठा था, तो मैं ये समझता हूँ कि पहली बार मैंने देखा है कि RBI ये सिस्टम नहीं चला रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री सिस्टम चला रही है। जबकि बैंकिंग का जितना भी ये कैश या ये जो बैंकिंग का सिस्टम जो भी है, ये RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, RBI चलाता है। लेकिन अजीब तमाशा है, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से इन सब चीज़ों को फाइनेंस मिनिस्टर डील करता है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। रियासत के वजीर सयाद तसादुक मुफ्ती ने श्रीनगर के दरगाह हजरत बल का दौरा किया। इस दौरान दरगाह की खूबसूरती बढ़ाने के लिए धोबी घाट और शेर कसाज मोहल्ले को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करने के अहकाम जारी किए गए। आपको बता दें कि जियारत की खूबसूरती और इस मकाम को और बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाने हैं। जम्मू में CRPF की 160वीं बटालियन की तरफ से स्कूली बच्चों को भारत दर्शन के लिए मुंबई भेजा गया। इन बच्चों को सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुंबई भेजा गया। CRPF की 160वीं बटालियन के SSP सुरिंदर ने बताया कि बच्चे 7 दिन तक मुंबई में रहेंगे और कई मकामात का दीदार करेंगे। आपको बता दें कि CRPF की जानिब से मुनक्किद एक फुटबॉल टूर्नामेंट जीतने के बाद उन्हें बतौर इनाम टूर पर भेजा गया है। मैं समझता हूँ जब मुंबई के समुद्र की ठंडी रेत और वेव्स इनके पैरों को छुएंगी तो ये CRPF को याद करेंगे और इस टूर का बहुत ही लुत्फ उठा के अपने घर वालों को वहाँ की बहुत यादें बताएंगे। शुक्रिया।
उधमपुर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुई, जिसमें वजीर ममलकती पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रियासत के फॉरेस्ट मिनिस्टर राजीव जसरोटिया, उधमपुर के एमएलए पवन कुमार गुप्ता, चिनैनी के एमएलए दीनानाथ भगत और रामनगर के एमएलए रणबीर सिंह पठानिया शामिल रहे। मीटिंग के दौरान एमएलए ने अपने अपने इलाके में किए जा रहे तरक्याती कामों का ब्यौरा दिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सभी को अपने अपने इलाकों में किए जा रहे डेवलपमेंट के कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। सरहद के उस पार से जो ये गोलीबारी कर रहे हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया दुनिया के आगे कि ना उन्हें रमजान में विश्वास है, ना कुरान पाक में विश्वास है, ना इस्लाम पर विश्वास है। और सारी दुनिया इस बात को देख रही है खुली आंखों से कि जो मुल्क अपने आप को पाकिस्तान कहता है, वो रमजान के दौरान इस प्रकार की नापाक हरकत कर रहा है। और वो मुल्क जिसने अपने आप को इस दावे के साथ कायम किया था कि वो कुरान पाक और इस्लाम के असूलों पर कायम एक व्यवस्था। सरकार ने रियासत के बच्चों को टेक्निकल तालीम फराहम करने के मंसूबे से कई कदम उठाए हैं। उसी सिलसिले में वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने डोडा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की संग बुनियाद रखी। जून 2017 में कॉलेज का काम शुरू हुआ और काफी हद तक पूरा कर लिया गया। काम जिस तेजी के साथ कराया जा रहा है, ऐसा लगता है कि कॉलेज डेडलाइन के पहले ही बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं कॉलेज बन जाने से इलाके के बच्चों में काफी खुशी है, खासकर गरीब तबके के बच्चे जो रुपयों की कमी की वजह से बाहर जाकर तालीम हासिल नहीं कर सकते। अब बच्चों को अपने इलाके में ही टेक्निकल तालीम दी जाएगी। इस कॉलेज का बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि हमारे बच्चे पहले जम्मू श्रीनगर जाते थे पढ़ने के लिए। उससे बेहतर है कि हमें अगर नज़दीक में बन रहा है तो वो ज़्यादा ही फायदा। ब्लॉक ए जो है वो 3 स्टोरी बिल्डिंग है और जो ब्लॉक बी है वो 4 स्टोरी बिल्डिंग है, और इसमें एक वर्कशॉप भी है और एक कैंटीन भी है। और जैसे हम ये चल रहा है, हम कोई 1.5 साल तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। इसकी कॉस्ट टोटल 13 करोड़ रुपए थी। बनिहाल के दूर दराज के इलाकों में राब्ता, सड़कें और पुल बेहद खराब हालत में हैं। हालांकि इनकी तामीर के नाम पर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलहदा है। बनिहाल से 9 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े गुज्जर नर्द चाची हाल में गुज़िश्ता 4 साल से एक पुल की तामीर हो रही है, लेकिन महकमा तामीरात आम्मा का काम है कि खत्म ही नहीं होता है। पुल न होने की वजह से बच्चों की तालीम, आमदरफ्त और मवेशियों के रेवर को इधर से उधर ले जाने में खासी परेशानी होती है। इस पुल के लिए हमें बहुत सी दिक्कत उठानी पड़ती है, क्योंकि हमारा माल इस पुल के ऊपर से जाना चाहिए था। ये पुल अभी तक बना नहीं, तो जब बारिश पड़ती है तो बहुत बड़ा दरिया यहाँ से आता है। स्कूलों बच्चों को भी बहुत दिक्कत होती है स्कूल आने में, और हमारे माल को भी बहुत दिक्कत होती है। क्या सहूलियत यही थी, हमारे बच्चे गिर रहे हैं, रास्ता नहीं है। इसमें पुल बनाया 2014 से, तो क्या सहूलियत दी है? 2-4 साल हो गए, क्या इसको कोई नजर ही नहीं देता? यहाँ पर कोई आता ही नहीं है, कोई नेता नहीं आता है, MLA कोई नहीं आया, यहाँ पर देखते ही नहीं है। हमारे माल, हमारे बच्चे यहाँ पर गिरते हैं। मोदी राज में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुए रिकॉर्ड इजाफे से पूरे मुल्क में बहस छिड़ी हुई है। जम्मू में भी डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर लोगों में नाराजगी है। लोगों ने तेल की बड़ी कीमतों के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। एहतजाज करे लोगों ने पड़ोसी मुल्कों का हवाला दिया और कहा कि भूटान और पाकिस्तान जैसे देशों के मुकाबले हमारे मुल्क में पेट्रोल और डीजल काफी महंगे हैं। सरकार को उनकी कीमतों में कमी लानी चाहिए। हमारा पेट्रोल जाता है, हम इंडिया सप्लाई करता है, वहाँ रेट्स कम है, यहाँ ज़्यादा है। ऐसा क्या है? ये क्यों ऐसा है? ये तो शक वाली बात होती है ना। और इससे क्या होता है, इससे वहाँ का पेट्रोल यहाँ आ जाता है ब्लैक करके। वहाँ मैंने देखा है, टीवी पर भी दिखाया है, बहुत लोगों को पता है ये कि वहाँ का पेट्रोल यहाँ आकर यहाँ का वहाँ जाता है और वहाँ सस्ता मिलता है, यहाँ महंगा मिलता है। किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन का एहतजाज लगातार 9वें दिन भी जारी रहा। किश्तवाड़ जिला हेडक्वार्टर के पास एहतजाज करे लोगों ने सरकार और इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि पटवारी अपने ग्रेड को 2400 से 2800 करने और अपनी कई दीगर मांगों को लेकर नाराज चल रहे हैं।
वहीं गादरमल में भी पटवारियों का हड़ताल कई दिनों से जारी है। उनकी हड़ताल और जेके पटवार एसोसिएशन के बैनर तले इन पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त नारेबाजी की। उधर पटवारियों के एहतजाज की वजह से आम लोगों का कामकाज अटकने लगा है और लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। लेकिन सर यहाँ पे ताला है, पटवारी साहब वहाँ पे बैठे हैं तो इन्होंने हड़ताल की है। हमने सुबह से इनको रिक्वेस्ट की, प्लीज़ हमें एक इंतखाब था, इसमें हमें इशू करना था इंतखाब, लेकिन सर ये मानते नहीं हैं, बोलते हैं कि हम हड़ताल पे हैं। जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होगी तब तक इसका ताला नहीं खुलेगा। हमारी जो डिमांड्स गवर्नमेंट के पास है, पिछले 4 सालों से हम इनको गवर्नमेंट के पास जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं, चाहे वो रेवेन्यू मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो या इवन वज़ीर आला साहिबा हो, उनके पास हमारे जोमा गए, उनके पास हमने अपनी डिमांड्स रखी। बारहा उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि आपकी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जब 2017 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई हमारी जो डिमांड्स हैं उनकी जेन्युइननेस देखने के लिए, और इस कमेटी ने बाज़ाब्ता तो रिकमेंड किया कि आपकी जो डिमांड्स है वो जेन्युइन है। रमजान में रोजेदार का हर फेल इबादत होता है, उसका सोना और खाना भी इबादत है। रोजेदार को इफ्तार और सहरी कराने का भी बड़ा अज्र और सवाब है। यही सबब है कि सूबे और मुल्क ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर इज्तिमाई इफ्तार की रिवायत पाई जाती है। भदरवा की जामा मस्जिद में भी घरों से दूर रहने वाले रोजेदारों के लिए गुज़िश्ता 9 सालों से इफ्तार का इंतजाम किया जाता है। रमजान में तकरीबन तमाम इलाकों की बड़ी जामे मस्जिद में इफ्तार और सहरी का एहतमाम किया जाता है। उमूमन हर शहर, हर कस्बे और हर गांव में इसकी रवायत है। कहा जाता है कि इज्तिमाई इफ्तार की ये रवायत मुसाफिरों, घर बार छोड़कर तालीम हासिल करने वाले तलबा और रोजी रोटी कमाने वाले मजदूरों के लिए शुरू हुई थी। 2009 से ही भदरवा की जामा मस्जिद में भी इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। शुरू में 50-60 रोजेदारों को इफ्तार कराया जाता था। आज ये तादाद 500 के करीब पहुंच चुकी है। इफ्तार का सामान तैयार करने पर रोजाना तकरीबन 15,000 रुपए खर्च होते हैं। उस वक्त हमारा खर्चा 30,000 था महीने का, आज अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख से ऊपर हम जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग पैसा दे रहे हैं, हम शुक्रिया लोगों का अदा करते हैं। बुदरा के लोग, यहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा सरखेज़ मानी जाती है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2.5 लाख यहाँ पे खर्च होता है। तो लोग कितना देते हैं, इतना तो हम थक जाते हैं, कभी कभी तो लड़ना पड़ता है। हद अगर 300 लोग यहाँ पे खाते हैं, मैं 5 या 6 लोगों को जानता हूँ, बाकी मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ कहाँ से हैं। कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई स्टूडेंट है, बिल्कुल बाहर से। लोकल लोग बहुत कम, लेकिन लोकल लोग भी बैठ सकते हैं। इफ्तार कमेटी की जानिब से इफ्तार में फल, खजूर, बिरयानी और शरबत का इंतजाम किया जाता है। इसके अलावा इनफरादी तौर पर भी लोग घरों से मुख्तलिफ किस्म के पकवान लेकर आते हैं। इफ्तार के इंतजाम से सबसे ज्यादा आसानी दूर दराज से आए तलबा को होती है। इफ्तार के वक्त उन्हें घर से दूर रहने का एहसास नहीं होता। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये रमज़ान का महीना है और इतने लोग यहाँ पे आके बैठ के इफ्तारी करते हैं। हमारी अल्लाह से यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और ये जो है सिलसिला ऐसा ही आगे बढ़ता रहे। और आज हम देख रहे हैं 2 या 3 सफ़े यहाँ पे, हमारा इरादा है कि उस साइड भी आगे चला जाए ये सब। तो दिल को काफ़ी इत्मीनान मिलता है, खुशी मिलती है कि इतने से लोग आप देखते हैं यहाँ पे आके खाना खाते हैं। तो बस बहुत खुशी का ये मतलब एक सुकून सा दिल को मिलता है। बस इसी के लिए हम सब ये थोड़ा कोशिश करते हैं कि ये थोड़ा फ्लरिश हो। इफ्तार दरअसल इस्लाम की असल स्पिरिट का मजहर भी है। इस्लाम में इफ्तार में रोजेदार को शरीक करने की खुसूसी तरगीब दी गई है। गुरबा और मसाकीन के लिए इफ्तार का इंतजाम करने की तो काफी ताकीद की गई है। हमसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे साथ जो हमारा अल्लाह है तो वही यहाँ पे हमें काम करवाते हैं। नहीं तो हमारे बस का इतनी गर्मी होती है यहाँ पे, मेरे 40 डिग्री भी टेम्परेचर होता है यहाँ पे, और उस टाइम पे हम यहाँ पे किचन में लगे होते हैं। यही मुझे लगता है कि यही माई से हम का, यही खुसूसियत एक माई से हम की है, तो जो हमें यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाज़ जगहों पर तो गैर मुस्लिम भाई भी रोजेदारों के लिए इफ्तार का इंतजाम करते हैं। इफ्तार के इंतजाम के लिए कमेटी के अलावा दूसरे लोग भी माली इमदाद करते हैं। भदरवा की तरह डोडा और किश्तवाड़ में भी इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है।
भदरवा से जी सलाम के लिए राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। अब बुलेटिन में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। डोडा में तैनात 10 RR के जवानों ने रोजेदारों के लिए इफ्तार की दावत का एहतमाम किया। यूनिट ऑफिस में मुनक्किद इफ्तार पार्टी में मकामी रोजेदारों के अलावा आर्मी और जिला इंतजामिया के अफसरान भी शामिल हुए। यूनिट के कमांड ऑफिसर ने रोजेदारों का खैर मकदम करते हुए सभी को रमजान की मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह हो कि सूबे में तैनात हिफाजती दस्तों और मकामी आवाम के माबेन बाहमी रिश्ते मजबूत हों और एक दूसरे के तई एतमाद बहाल हो, इस हवाले से त्योहार के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। रमजान में सिक्योरिटी ऑपरेशंस मुलतवी करने का फैसला ताहल कामयाब साबित हो रहा है। रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस SP वैद ने कहा है कि PM मोदी की इस पहल से वादी बिलखुसूस जुनूबी कश्मीर में तब्दीली महसूस की जा रही है। DGP ने ट्विटर पर लिखा कि रमजान सीजफायर से वादी में नज्म व नस्क की सूरत हाल भी बेहतर हुई है। वाज़ेह हो कि एक तरफा सीजफायर के बाद संगबारी के छिटपुट वाकयात ही रूनुमा हुए हैं। कश्मीर सिविल सर्विस जुडिशरी यानी कि KCSJ के नताइज का ऐलान हो चुका है। तनम के शब्बीर अहमद मलिक ने भी इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की है। बेहद गुर्बत में जिंदगी बसर करने वाले शब्बीर अहमद की इस कामयाबी से दूसरे नौजवान भी सबक हासिल कर सकते हैं। अगर किसी को मुश्किल हालात में अजीम मकासद हासिल करने का गुर सीखना हो तो शब्बीर अहमद मलिक से राब्ता कर सकता है। तनमर्ग तहसील के तुमरहामा गांव में रहने वाले शब्बीर ने हाल ही में KCSJ के एग्जाम में नुमाया कामयाबी हासिल की है। बेहद गरीब फैमिली से ताल्लुक रखने वाले शब्बीर की इस कामयाबी से पूरे गांव में खुशी का माहौल है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी शब्बीर के वालिदैन को है। गुर्बत और अफलास की जिंदगी जीते हुए उन्होंने बेटे की तालीम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। सबसे पहले मेरे कामयाबी के पीछे जो भी मैं हूँ आज, सबसे पहले मेरे पेरेंट्स का, मेरे माँ और मेरे बाप का सबसे पहले, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करते या क्योंकि हम मालूम है आपको फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, बहुत दूर है। यहाँ से फिर एजुकेशन के लिए परस्यू करना, फिर मेरी बेसिक एजुकेशन जो है यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में हुई है अप टू 12th के बाद मैंने CET दिया और CET के बाद आई गॉट सिलेक्टेड इन दिल्ली, सो आई स्टडीड इन दिल्ली लॉ। KCSJ की 11 पोस्ट के लिए कुल 1869 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए थे। इनमें से 45 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मुंतखब 11 उम्मीदवारों में से 8 जम्मू और 3 कश्मीर के हैं। गांव से ही शुरुआती तालीम हासिल करने के बाद शब्बीर ने साइंस से इंटरमीडिएट किया, लेकिन कैरियर के तौर पर उन्होंने कानून की पढ़ाई का इंतखाब किया और बिलाखिर उसकी ये उम्मीद अब पूरी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। राजौरी के दूर दराज इलाकों में बसे गांवों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जिले में फुट ब्रिज का जाल बिछाया जा रहा है, जबकि 50 फुट ब्रिज जेरे तामीर है। फुट ब्रिज की तामीर से बालाई इलाकों के तकरीबन 300 गांव एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। मंजाकोट ये इलाका राजौरी जिला हेडक्वार्टर से काफी दूरी पर वाक़ है। सड़कों के जरिए यहाँ के बाहरी इलाकों में तो आसानी से पहुँचा जा सकता है, लेकिन पहाड़ों के दरमियान आबाद गांवों में आना जाना आसान नहीं होता। हजारों फीट की बुलंदी पर वाक़े इन इलाकों में जगह जगह 2 पहाड़ों के दरमियान से नदियां गुजरती हैं। बारिश के दिनों में ये पूरी तरह भरी होती है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए लकड़ियों का पुल बनाया जाता था, जिन पर अक्सर हादसात होते रहते थे, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से हालात बदल रहे हैं। लोहे के फुट ब्रिज बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। दरहाल में फुट ब्रिज का काम मुकम्मल होने के करीब है। पैडिंग के बाद लॉन्चिंग का काम चल रहा है। जल्द ही इसका इफ्तिताह भी किया जाएगा। दरहाल के अलावा दूसरे मकाम पर भी देही तरक्कियात महकमे की जानिब से फुट ब्रिज की तामीर हो रही है। कुछ पर लोगों की आमदो रफ्त भी शुरू हो चुकी है।
फुटब्रिज न होने से सबसे ज्यादा परेशानी तलबा और मरीजों को होती थी। उनकी ये परेशानी अब खत्म होने के करीब है। इस ब्रिज का बनाने का फायदा ये हुआ कि जैसे स्कूल के बच्चे हमारे जाते थे तो यहाँ से पानी जब आ जाता था वो भी नहीं जा सकते थे, बच्चों की पढ़ाई सफ़र हो रही थी, हमारा काम सफ़र हो रहा था। और अब ब्रिज बनने से हमारा काम इतना अच्छा हो गया, बच्चों की पढ़ाई भी जारी। अब यहाँ से बच्चे क्रॉस करते हैं, बड़ी खुशी से जाते हैं। यहाँ पे जो पुल बना है, इस पुल से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। इस पुल की वजह से हमें 2, 3, 4, 5 गाँव गाँव इस पुल की वजह से कवर हुए। नहीं तो यहाँ से बहुत घूम के जाना पड़ता था। ऊपर डाकखाने से अच्छा उधर नीचे 2, 3, 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। तो बहुत इस पुल से यहाँ पे लोगों को बहुत सहूलत मिली है। यहाँ कम से कम 10 ऐसे गांव हैं कि यहाँ से बच्चे और प्रेग्नेंट जो लेडी थी, जब यहाँ पे दरिया पड़ जाता था तो उनको बदकिस्मती से जो है पार ही रहना पड़ता था। और ऊपर वाला भी जो है उनके, मैं कहूँगा यहाँ पे अगेंस्ट हो जाता है। कई ऐसे जो है इंसिडेंट हुए हैं कि लेडीज़ की, बच्चे की जो है यहाँ पे डेथ हो गई। तो इस तरह के इंसिडेंट। और मैं और एक आपको बात बताऊं कि यहाँ जो ये 2-3 गांव पड़ते हैं पास के, जब यहाँ पे बरसात का मौसम आता है साहब तो बच्चे जो है डिस्कनेक्ट हो जाते हैं स्कूल से। तो मैं आपको बताऊं कि मैं 2 टीचर जो है अपने स्कूल के डिप्यूट करता था, जबकि सीईओ साहब और बाकी सारे जो है इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि भाई आप नहीं कर सकते, और वाकया हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई सफ़र हो रही थी इसलिए हमें ये करना पड़ रहा। पुल की ना होने की वजह से स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं सकते थे। और सर ये एक चीज़ जोरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं आपको ये बताता हूँ, ये इलाका हमारा एजुकेशन से इतना महरूम था, दूर था, पूछो मत। आज भी आप इलाके के अंदर चले जाएंगे, मुलाजिम कोई नहीं मिलेगा आपको। ज़्यादा या 1000 में 1 आदमी आपको मुलाजिम मिलेगा, जब फौज में होगा, जब कोई बेचारा 4th क्लास में होगा। फुटब्रिज की तामीर से बालाई इलाकों के तकरीबन 300 गांव का आपस में राब्ता कायम होगा। दरहाल के इस ब्रिज से ही दोदाज, चौकियान, कोहड़ल वगैरह गांव के लोगों को आने जाने में आसानी होगी। इन पुलों की तामीर मरकज के ताउन से हो रही है। खास बात यह है कि ज्यादातर फुटब्रिज की तामीर गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान ही हुई है। अब तक 83 फुटब्रिज की तामीर हो चुकी है, जबकि 50 पुल जेर तामीर हैं। खास करके हिली एरियाज में बहुत कंसर्न रहता था, जैसे बारिश के दौरान बच्चों का स्कूल पहुंचना, क्योंकि ये जो बहुत छोटे नाले होते हैं, मैसिव इनका कैचमेंट एरिया है और उसकी वजह से इमीडिएटली फ्लडिंग हो जाती है थोड़ी सी बारिश की वजह से। तो इसके चलते और बहुत सारा जो हमारे पास पहले भी इंसिडेंट्स हुए जिसमें लाइफ स्टॉक का लॉस हुआ या लोगों की डेथ्स हुई, तो हमने ब्रिजेस का काम शुरू किया था। लास्ट ईयर हमने 83 ब्रिजेस कंप्लीट किए हैं और इस बार लगभग 50 ब्रिजेस पे हम और प्लान कर रहे हैं, जो मोस्टली स्कूल्स के पास, माइग्रेटरी जो रूट्स हैं उनके पास, और जहां पब्लिक का ज्यादा आना जाना होता है जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं उन पे हम ब्रिजेस। फुटब्रिज प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि जिला इंतजामिया से लेकर सभी मुताल्लिका महकमों ने मंसूबों को अमली जामा पहनाने में बेहद संजीदगी का मुजाहरा किया। मौजूदा डीडीसी मुस्तकिल बुनियाद पर प्रोजेक्ट का जायजा लेते रहते हैं। बजट एलोकेशन से लेकर तामीरात तक सभी मराहिल में किसी तरह की ताखीर नहीं दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। पुंछ जिले के लोरन ब्लॉक के लोयल बेला गर्ल्स मिडिल स्कूल में बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर तालीम हासिल करने को मजबूर हैं, क्योंकि जिस कमरे में ये बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं वो कभी भी गिर सकती है और स्कूल के पास बच्चों के बैठाने के लिए दूसरे कमरे ही नहीं हैं। मरकजी और रियासती सरकारें आए दिन सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी तालीम और जरूरी सहूलियात मुहैया करवाने के दावे करती हैं, लेकिन पुंछ में लोरन ब्लॉक के लोयल बेला गर्ल्स मिडिल स्कूल में बच्चे स्कूली इमारतों में नहीं बल्कि एक खुले आसमान के नीचे बैठकर तालीम हासिल करते हैं। वो शौक में ऐसा नहीं करते, दरअसल वो मजबूर हैं, क्योंकि जिस कमरे में बैठकर वो तालीम हासिल करते हैं वो कमरा कभी भी गिर सकता है और बच्चे मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए मजबूरन उन्हें बाहर ही बैठना पड़ रहा है। हमें 2 कमरे हैं, एक में हम बैठते हैं 8th क्लास, तो बाकी बच्चे बाहर बैठते हैं। तो एक कमरा है और वहाँ पे लेंटर डाला हुआ है, पानी आता है, वहाँ पे बारिश होती है तब भी बाहर कम होती है, अंदर ज्यादा बारिश आती है। आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि एक मिडिल स्कूल में बच्चों के लिए सिर्फ 2 ही कमरे हैं, जिसमें से एक कभी भी गिर सकता है।
अब स्कूल के तलबा के लिए एक ही कमरा बचता है। स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद रफीक कोहली का कहना है कि महकमे तालीम के ओहदेदारों को कई बार स्कूल के हालात की जानकारी दी गई, लेकिन इस पर गौर नहीं किया गया। 2 कमरे हैं हमारे पास, लेकिन एक कमरा तो हमने बंद कर दिया है। दरख्त के जो पीछे है, जो दरख्त के नीचे आया है, इस वक्त दरख्त जो है वो किसी वक्त भी उसके ऊपर गिर सकता है। किचन में ही हम जो काम करते हैं बैठकर, जो हमें इंफॉर्मेशन या और कोई जो है जानी पड़ती है बनाकर। इस साल हमारे दूसरे चौधरी गुलाम हुसैन साहब जेडीओ साहब आए, उनको मैंने यहाँ इनवाइट किया, उनको प्रॉब्लम पूरी बताई मैंने कि देखो एक कमरा है हमारे पास यूजेबल था, उस पर भी दरख्त गिरने वाला है, कब कैजुअलिटी हो जाए, बच्चों की हो जाए, मेरी हो जाए, स्टाफ की हो जाए, मेरे लिए प्रॉब्लम है, इसका कुछ हल निकालें। उन्होंने भी और इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में अभी के लिए बस इतना ही।